हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू इज। तो आपको बताना है कि आईक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो जो आईक्यू है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू आईक्यू। तो यदि आपको यहाँ पर इनमें से कोई दो चीजें दी हो तो आप इजीली थर्ड चीज फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मेंटल एज दी है, क्रोनोलॉजिकल एज दी है, तो आप इजीली किसी बच्चे का आईक्यू फाउंड कर सकते हो। और यदि आपको किसी बच्चे का आईक्यू दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज दी है, तो आप वहां से उसकी मेंटल एज भी पता कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि जो आईक्यू है इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। Next question is, mental age of 8-year child whose IQ is 75 will be। तो आपको बताना है कि कोई बच्चा जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 साल हो और IQ 75 हो तो उसकी मेंटल एज क्या रहेगी। तो हमने अभी बात की थी कि जो IQ है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर आपको मेंटल एज निकालनी है, क्रोनोलॉजिकल एज आपको दी हुई है और जो आईक्यू है वो आपको 75 दिया है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस बच्चे की मेंटल एज होगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 6। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 6, कि ऐसा बच्चा जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष हो और आईक्यू 75 हो तो उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी रहेगी, 6 साल रहेगी। Next question is, which of the following is most essential component of experimental method। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा experimental method का सबसे important component है, सबसे जरूरी component है। एक्सपेरिमेंटल मेथड पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स है वो जनरली कंडक्ट किए जाते हैं टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल। और आपको याद रखना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमेशा कंट्रोल सेटिंग में किए जाते हैं और ये इसका सबसे जरूरी कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल्ड सेटिंग। इसी के साथ आपको याद रखना है कि एक एक्सपेरिमेंट में हम जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जिस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्ट इज। तो आपको बताना है कि गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है। तो जो गेस्टॉल्ट है इसका अर्थ होता है एज अ होल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसी के साथ यदि हम बात करें गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर की, तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है इसके फादर मैक्स वर्दमेयर को माना जाता है। और आपको याद रखना है कि जो वुल्फगैंग कोहलर हैं, कर्ट कोफका हैं, ये भी आपके गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इमोशन है। तो यदि हम बात करें इमोशन की, तो जो इमोशन शब्द है यह लैटिन शब्द एमोवेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टर्ड अप स्टेट। तो आपको याद रखना है कि जो इमोशन शब्द है यह लैटिन शब्द एमोवेयर से लिया गया है। अब यदि हम बात करें बेसिक इमोशंस की, तो वो सभी इमोशंस जो कि हम सभी ह्यूमन बींग्स में देखे जा सकते हैं उनको हम बेसिक इमोशन कहते हैं। जैसे कि एंगर हो गया, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, सरप्राइज, ये क्या है, सभी बेसिक इमोशंस हैं। ये सभी इमोशंस इननेट होते हैं और ये हम सभी में देखे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फियर। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो जेबी वॉटसन है इन्होंने 3 बेसिक इमोशंस की बात की है, वो है फियर, लव और एंगर। मतलब कि जेवी वॉटसन के अनुसार जो ह्यूमन बीइंग है उनमें 3 बेसिक इमोशन होते हैं, जो है फियर, लव और एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर competencies एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जिस तरह से हम खुद को, अपनी एट्रीब्यूट्स को, अपनी competencies को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। यदि हम बात करें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द इमेज वी हैव ऑफ आवरसेल्व्स। मतलब कि
हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी इमेज क्या है हम में, इस चीज़ को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरा बिलीफ है कि मैं एक काइंड पर्सन हूँ या फिर मैं एक अच्छी फ्रेंड हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मेरे बिलीफ है मेरे प्रति, मतलब कि मैं ऐसे खुद को देखती हूँ, तो ये क्या है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो जिस तरह से हम खुद को, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को, अपने बिहेवियर को देखते हैं, परसीव करते हैं, इस चीज को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि जीवन शैली के सिद्धांत यानी स्टाइल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। तो जो स्टाइल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इसे एडलर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। जो रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी को असेस करने का एक टेस्ट है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी को असेस करने की, उसको मेजर करने की एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो आपको बताना है कि किसी एक्टिविटी को आरंभ करने की, उसको जारी रखने की और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी एक्टिविटी को अराउज करते हैं, उसको सस्टेन करके रखते हैं और उसको रेगुलेट कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोटिवेशन। Next question is, according to Carl Rogers, the structure of personality is based on। तो आपसे पूछा गया है कि कार्ल रोजर के अनुसार जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है वो किस पर आधारित है। तो कार्ल रोजर के अनुसार जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिज्म और सेल्फ पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। Next question is, the theory that we all experience a series of developmental crises throughout our lives was proposed by। तो आपको बताना है कि वह थ्योरी जो कहती है कि हम थ्रू आउट लाइफ एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस से गुजरते हैं, वो किसके द्वारा दी गई है। तो इस थ्योरी को एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एरिक्सन। यदि हम एरिक्सन की बात करें, तो जो एरिक्सन है, इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल फैक्टर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसी के साथ इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीरीज में होती है और इन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं, ये इनके द्वारा दी गई हैं और इन्होंने बात की है कि हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल होता है, उसे किसी ना किसी डेवलपमेंटल क्राइसिस से होकर जाना पड़ता है। और जब हम हर एक स्टेज में जो भी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, जब हम उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं, तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। और यदि इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर पाता है, मतलब कि वो हर एक स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो उसकी डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाती है। मतलब कि एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण ऐसे में नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एरिक्सन है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है कि हम थ्रू आउट लाइफ बहुत से डेवलपमेंटल क्राइसिस को एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। तो आपको बताना है कि स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किस चीज की स्टडी में किया गया था। तो जो स्किनर बॉक्स है, इसका इस्तेमाल ऑपरेंट कंडीशनिंग में किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई है और इस थ्योरी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, second order conditioning is an important phenomena because it demonstrates how an originally neutral conditioned stimulus can assume properties of। तो आपसे पूछा गया है कि जो सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक ओरिजिनल न्यूट्रल कंडीशन स्टिमुलस डैश की प्रॉपर्टीज को अज्यूम करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ओरिजिनल न्यूट्रल कंडीशन स्टिमुलस है, ये किसकी प्रॉपर्टी को अज्यूम करता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है। तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी तो याद होगी ही, जहाँ पर हमने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको याद होगा कि कैसे जब डॉग को फूड दिया जाता था तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस करता था, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, उस फूड को बेल बजने के साथ एसोसिएट किया और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। और ऐसा बार बार करने से एक टाइम आया कि सिर्फ बेल बजने पर ही डॉग स्लाइवा प्रोड्यूस कर देता था, ठीक है। तो इतना एक्सपेरिमेंट तो आपको अच्छे से याद होगा कि कैसे हमने एक कंडीशन स्टिमुलस जो कि बेल का बजना था, हमने उसे एक अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड था, उन दोनों को आपस में एसोसिएट किया और कैसे हमें लास्ट में एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिला जो कि स्लाइवेशन था। अब मान लीजिए कि हम एक नया कंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइट का ब्लिंक होना है, लाइट का ऑन होना है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं कंडीशनल स्टिमुलस 2। तो जो आपका बेल का बजना है इसे हम नाम दे देते हैं कंडीशनल स्टिमुलस 1, और जो लाइट का ब्लिंक होना है इसको हम नाम दे देते हैं कंडीशनल स्टिमुलस 2, ठीक है। तो जो सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों स्टिमुलस कंडीशनल स्टिमुलस 1 और कंडीशनल स्टिमुलस 2 यानी बेल का बजना और लाइट का ब्लिंक होना, ऑन होना, हम इन दोनों को आपस में पेयर करेंगे, एसोसिएट करेंगे, ठीक है। ताकि हम क्या है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाए। तो अभी तक हमने ये बात की थी कि जब भी बेल बजती है तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था क्योंकि उसको लगता था कि खाना मिलने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लाइट को बेल बजने के साथ एसोसिएट करेंगे। मतलब कि जैसे ही लाइट ब्लिंक होगी, ऑन होगी और बेल बजेगी, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद खाना देंगे और हमें क्या है, स्लाइवेशन मिलेगी, मतलब कि रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट होगा। अब जब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि जो डॉग है ये लाइट के ब्लिंक होने पर ही एक कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ दो कंडीशन स्टिमुलस जो कि लाइट का ब्लिंक होना और बेल का बजना है, हमने इन दोनों को एसोसिएट किया, पेयर किया, और क्या प्रोड्यूस हुआ, हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिला जो कि स्लाइवेशन था। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो CS2 है हमने उसको CS1 के साथ एसोसिएट किया, और जो आपका CS1 है यानी कंडीशन स्टिमुलस 1 है, वो पहले से ही किसी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर है, एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जब भी हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस यानी किसी कंडीशन स्टिमुलस को किसी दूसरे कंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि पहले ही किसी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होता है, इस चीज को हम सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट का ब्लिंक होना है, लाइट का ऑन होना है, ये क्या कर रहा है, ये एक रीइंफोर्सर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अ रीइंफोर्सर। मतलब कि जो ओरिजिनली न्यूट्रल कंडीशन स्टिमुलस होगा ये एक रीइंफोर्सर की प्रॉपर्टीज को अज्यूम कर लेता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अ रीइंफोर्स। Next question is the ability to learn by observing a model or receiving instructions without reinforcement is called। तो पूछा गया है कि लर्न करने की वो योग्यता जहाँ पर हम किसी मॉडल को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके लर्न करते हैं विदाउट रीइंफोर्समेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोशल लर्निंग। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as। तो आपको बताना है कि वो थिंकिंग प्रोसेस जहाँ पर कि हम किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एकदम नया, ओरिजिनल और यूजफुल होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है निमोनिक्स, ये किसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो निमोनिक्स टर्म है ये मेमोरी से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेमोरी। तो आपको याद रखना है कि मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम विबग्योर और एक्रोनिम का यूज करते हैं रेनबो के कलर्स याद करने के लिए। तो ये आपका क्या है, निमोनिक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द डैश डोमेन ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है कि जो बिहेवियर का, फीलिंग का एस्पेक्ट है वो लर्निंग के किस डोमेन में आता है।
तो जो फीलिंग एस्पेक्ट है ये आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु propounded द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। तो आपको बताना है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है। तो जो सोशलाइजेशन है इसका मतलब होता है कि हम अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास से क्या क्या चीजें लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो वैल्यूज और बिलीव्स को एक्वायर करना, कस्टम्स और अपने कल्चर की जो नॉर्म्स है उनको सीखना, सोशल नॉर्म्स को अपनाना, ये सभी चीजें आपकी सोशलाइजेशन में आती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। तो आपने बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जनरल टू स्पेसिफिक। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।